मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th बायो में कल हम आपको चार्ल्स डार्विन के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में जब हमने बताया था तो हमने ये भी बताया था कि उन्होंने आनुवंशिकता के अनुसार से अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। इसमें ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसमें अपनी मतलब बातों का विवरण दिया था और क्या लिखा था ये भी बताया था। तो इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का पहला पॉइंट था जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता, था ना पहला पॉइंट, जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता। तो हमने उसमें लिखवाया था कि प्रत्येक जीव में, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं इनमें संतानों को उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, परंतु किसी न किसी कारणवश वो सारी संतानें जीवित नहीं रह पाती हैं और वो मतलब नष्ट हो जाती हैं। उसमें कुछ ही जीवित रह पाती हैं जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं। अगर ऐसा ना होता तो जैसे कोई भी जीव है, जैसे मधुमक्खी, मच्छर और मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, सांप, इतने सारे जीवों को जन्म देते हैं कि अगर सभी जीवित रह जाएंगे तो पूरी पृथ्वी पर यही दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए किसी न किसी कारणवश ये नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही जीव इनके जीवित रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट था आपका जीवन संघर्ष, था ना, जीवन संघर्ष। पहला क्या था, जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता लिखवा चुके हैं बेटा ये हम, ठीक है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। पहली पॉइंट थी जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ये था पहला पॉइंट, समझाया क्या होता है। दूसरा है आपका जीवन संघर्ष। दूसरा पॉइंट क्या था, जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष में हमने क्या बताया था कि जैसे हमने कहा बहुत सारे जीव संतानों को जन्म देते हैं लेकिन कुछ ही जीव इसमें बचते हैं, शेष बचते हैं। तो कैसे बचते हैं, देखिए पहला है जीवन संघर्ष। ये भोजन, प्रकाश, निवास स्थान आदि के लिए जीवन संघर्ष करते हैं। ठीक है, उस जीवन संघर्ष में जो विजय हो जाता है या जो जीत जाता है, ठीक है, तो वो जीवित रहता है और जो नहीं जीत पाता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण बताया था कि अगर हम रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो उसमें एक रोटी का टुकड़ा डालेंगे, अगर 4 कुत्ते बैठे हैं तो चारों उसका टूट पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो जीत जाएगा रोटी छीनने में वो जीवित रह जाएगा। रोज अगर आप यही करोगे तो जो जिन्हें नहीं मिल रही है रोटी तो वो तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने 2 चीज़ें आपको और बताई थी, अंतःजाति और अंतराजाति। अंतर्जाति जब एक ही जाति के जीवों के बीच में जीवन संघर्ष होता है, भोजन, पानी, खाना, ताप, प्रकाश, स्थान आदि के लिए, तो उसे अंतर्जाति कहते हैं। ठीक है, और अंतराजाति क्या होता है, जब अलग अलग जाति के जीवों के बीच जीवन संघर्ष होता है इन सब चीज़ों के लिए तो उसे अंतराजाति कहते हैं। कल ये भी लिखाया था। ठीक है, इसके बाद है विभिन्नताएं। तीसरा हेडिंग करवाई थी हमने आपकी विभिन्नताएं। ठीक है, तो विभिन्नताओं में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूलित होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जिससे संतान जो है उस वातावरण के लिए भी अनुकूलित हो जाता है। क्लियर, ये बताया था। चौथी हेडिंग हमने आपकी डलवाई थी योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता बेटा क्या होती है, ये भी बताया था कि वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष के लिए अनुकूलित होता है। जो वातावरण में अनुकूलित हो जाता है वो जीवित रहता है, जो नहीं होता है वो
मर जाता है। जैसे पानी में रहने वाले जीव को अगर आप बाहर छोड़ दो थोड़े दिन जीवित रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि वो वातावरण पानी के अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है ना। तो ठंडी में रहने वाले जीव गर्मी में मर जाएंगे, गर्मी में रहने वाले जीव सर्दी में मर जाएंगे। कहने का मतलब है कि वातावरण के अनुसार वो अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। जो जीव अनुकूलित हो जाते हैं वो जीवित रहते हैं, जो नहीं अनुकूलित हो पाते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है। और अर्थात मतलब योग्यतम की उत्तर जीविका यही है कि जो योग्य है वही जीवित है। ठीक है। तो इसके बाद 5वीं हेडिंग डाल दीजिए, प्राकृतिक वर्ण या चयन। प्राकृतिक वर्ण और चयन में क्या है? जीवित रहने के लिए जीवों में जीवन संघर्ष होता है। जीवित रहने के लिए जीवों में बेटा संघर्ष होता है। जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो नहीं अनुकूलित हो पाते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तर जीविका कहा जाता है। इसे योग्यतम की उत्तर जीविका कहा जाता है। अतः प्रकृति स्वयं ही उनका चयन करती है जो वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं, और शेष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे प्राकृतिक वर्ण या चयन कहा जाता है कि प्रकृति ने किसे चयित किया या किसका चयन किया। बात समझ में आए तो लिख लीजिए। जीवित रहने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। इसमें वे जीव जो प्राकृतिक वातावरण के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं वे जीवित रहते हैं। इसे योग्यतम की उत्तर जीविका भी कहते हैं। अर्थात प्रकृति उन जीवों का चयन करती है, अर्थात प्रकृति स्वयं उन जीवों का चयन करती है जो श्रेष्ठ और अनुकूलित होते हैं, जिसको प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद डाल दीजिए अगली हेडिंग, नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति। तो बेटा जीवन संघर्ष में योग्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती रहती हैं। ठीक है। जिससे जीवों में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, और वो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं, जिससे नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? लिख लीजिए। जीवन संघर्ष योग्य सिद्ध करने के लिए विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन संघर्ष में योग्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती रहती हैं। साथ ही संतान भी स्वयं कुछ विशेष लक्षण तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही संतान में भी कुछ विशेष लक्षण एवं विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक होती हैं कि संतानें, ये नई जाति जो है अपने पूर्वजों से बहुत अलग हो जाती है या बहुत भिन्न हो जाती है, जिसे नई जाति की उत्पत्ति होती है। हो गया। तो ये है बेटा आपका आज का पूरा एक क्वेश्चन कि डार्विनवाद क्या है, या चार्ल्स डार्विन के बारे में बताइए। हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक डाल लीजिए, विकास तथा वर्गीकरण। अगला टॉपिक है आपका विकास
तथा वर्गीकरण। अगली लाइन डालिए विकास तथा वर्गीकरण। तो पहले लाइन डाल लीजिए वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण क्या होती है, जीवों की समानताओं और असमानताओं, ठीक है, जीवों की समानताओं और असमानताओं को ध्यान में रख करके उन जीवों को समूहों और उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो वर्गीकरण की परिभाषा लिख लीजिए। जीवों में उनकी समानता तथा असमानताओं, जीवों में उनकी समानता तथा असमानताओं व अन्य संबंधों के आधार पर समूह व उप समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बस इतना इसमें लिखना, ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए विकासीय संबंध खोजना। विकासीय संबंध खोजना, ठीक है। विकासीय संबंध खोजना तो लिखिए प्रकृति में जैव विकास हुआ है, इस बात की पुष्टि के लिए सशक्त प्रमाण है। प्रकृति में जैव विकास हुआ है, इस बात की पुष्टि के लिए प्रकृति में प्रमाण है। ये प्रमाण बताते हैं कि जीवों का विकास उनके पूर्वजों से किस प्रकार हुआ है। जीवों का विकास उनके पूर्वजों से किस प्रकार हुआ है। कुछ प्रमाण जैव विकास की पुष्टि करते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए। नंबर 1 जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना। नंबर 1 जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना, ठीक है। नंबर 2 अवशेषीय अंग। नंबर 2 अवशेषीय अंग। नंबर 2 अवशेषीय अंग। नंबर 3 जीवाश्म। नंबर 4 संजात तथा समरूपण। संजात तथा समरूप अंग, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 है भ्रौणिकी। भ्रौणिकी, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना 3 है केवल, अवशेषीय अंग, जीवाश्म और संजात। क्लियर। तो पहले यही डाल दीजिए बेटा अवशेषीय अंग, नहीं सॉरी, पहले यही डालिए जीवाश्म। लिख लिए। ये कर रहेगा आज का इतना, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और बेटा रिस्पॉन्स दीजिए कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर जी के व्हाट्सएप पर या मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करिए। क्लियर, आगे बात समझ में। ओके, गुड डे।